नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी की मौत हुई और उसके बाद बांग्लादेश के जो हालात हैं, वो काफ़ी हिंसा, आगजनी, तोड़-फोड़ और इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। हमारे साथ फ़ॉरेन एक्सपर्ट हैं अरविंद सिंह तेजावत जी और अरविंद जी सिंह जी से हम ये समझेंगे कि ये जो पूरे बांग्लादेश में हालात बिगड़ रहे हैं, इसके मायने क्या हैं, इसके पीछे की साजिश क्या है और ये जो आग की लपटें जो बांग्लादेश में उठी हैं, उसका असर हिंदुस्तान तक क्या आएगा, किस तरीके से आएगा और हमारी स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं? ये सब समझने का प्रयास करेंगे। अरविंद सिंह जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ हैं। अ, जी, अरविंद जी ये जो डेथ हुई है, ये स्टूडेंट नेता था, जिस तरीके से इसकी मौत हुई है और उसके बाद ये जो हालात बिगड़े हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए आदित्य साहब 2 नज़रिए हो सकते हैं। एक तो हम खाली इस मौत को मौत के हिसाब से देखें और यह सोचें कि इलेक्शन से पहले जो आम तौर पे जो हिंसा होती है, एक ये इसी का हिस्सा है। पर उसको अगर हम वृहद तौर पे देखेंगे तो ये दरअसल उस पूरे आंदोलन की हत्या है, जो एक यंग ब्रेन और एक जो यंग जनरेशन बांग्लादेश में लाना चाहती थी, शासन परिवर्तन करना चाहती थी और यह यंग लोग चाहते थे कि एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाए जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, जहां आदमी को रोजगार मिले और संभवतः इसीलिए जो शेख हसीना जी थी, उनको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, छात्रों का आंदोलन था। पर बाद में इसको प्रतिक्रियावादी तत्वों ने इसको पूरा घेर लिया और खासकर प्रतिक्रियावादी भी वे जो कि धर्म के आधार पर बांग्लादेश का भविष्य तय करने वाले थे। अब यह अलग बात है कि जो आम तौर पे हमारा मीडिया जो है इसके लिए जिम्मेदार यूनुस साहब को ठहराता है। बांग्लादेश में मैं गया हूँ और उस आधार पर मुझे बांग्लादेश का भी पता है, उस समय वो चिटगोंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। मेरी विजिट ढाका और चिटगोंग यूनिवर्सिटी थी। तो अरफिन सिद्दीकी साहब और ये तमाम लोग उस ज़माने में मिले थे। मोदी साहब का भी उसके बाद में कार्यक्रम हुआ था 2014 में। तो ये तमाम चीज़ें थी, तो ये एक पृष्ठभूमि निर्मित हो रही थी कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल और ये जो तमाम जो दक्षिण एशियाई देश हैं, वो अपने साझा हितों को आगे करके आगे बढ़ेंगे। पर क्योंकि युवाओं में एक खास तरीके का वो जो धैर्य की कमी थी और वो सुधारवादी ना होकर क्रांतिकारी होना चाह रहे थे। तो वह भी ठीक था पर दरअसल वो एक विद्रोह हुआ या छुटपुट तौर पे जो क्रांति हुई, उसके बाद में जो शासन का जो स्वरूप होना चाहिए था वह नहीं हो पाया और यह हत्या है वो उसी की एक कड़ी है कि जिन नेताओं ने एक सपना देखा था उनको धीरे-धीरे मार दिया गया और उसका दोष उन लोगों पे मढ़ दिया गया, जो भले ही यथास्थितिवादी रहे हो और उनके ज़माने में बांग्लादेश में अराजकता नहीं थी, विकास के नए-नए सोपान तय कर रहा था और बांग्लादेश एक सुनहरे भविष्य की तरफ देख रहा था, चाहे वह व्यवस्था में परिवर्तन के द्वारा हो या व्यवस्था में सुधार के द्वारा हो। जो सरकार थी वो सुधारवादी थी और जो विद्यार्थियों का आंदोलन था, वह परिवर्तनवादी था। तो इस चीज़ को हमें ऐसे ही देखना चाहिए और अभी इसका पूरा का पूरा दोष जो है, वो शेख हसीना जी और उनके लोगों पे मढ़ा जा रहा है, वो भी मुझे ठीक नहीं है। पर इससे यह तय हो गया है कि बांग्लादेश का जो भविष्य जैसा सुंदर हो सकता था, वैसा नहीं हो पाया है। आदित्य साहब। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि पिछले 3-4 दिनों में जो घटनाएँ हुई हैं बांग्लादेश के अंदर, उन सारे डॉट्स को हमें कनेक्ट करना होगा। इंडियन एम्बेसी वहाँ पर जो भारतीय दूतावास है, उसको घेरने की कोशिश की गई। उसके बाद ये इनकी मौत होती है और मौत होने के बाद ये जो जिस तरीके से आगजनी की घटनाएँ होती हैं, इस साजिश के पीछे कौन है? किसका हाथ है? कौन माहौल बिगाड़ना चाह रहा है? देखिए आदित्य साहब ये तय है कि विदेशी ताकतें इस पूरे क्षेत्र में बहुत दखल-अंदाज़ी कर रही है। चीन के दखल को हम जानते हैं क्योंकि भारत जिस तरीके से साउथ चाइना सी और उन तमाम क्षेत्रों में जहां चीन का वर्चस्व है, वहां वैसी दखल-अंदाज़ी नहीं कर रहा है। हालाँकि ये बात अलग है कि वाजपेयी जी के ज़माने से हमने एक लूक ईस्ट पॉलिसी जो शुरू की थी, वो दरअसल मूलतः चीन को ही केंद्र में रखकर हमने इसको शुरू किया था। पर उसके बाद में चीन जिस तरीके से दक्षिण एशिया में उसने अपना प्रभाव बढ़ाया, चाहे वो श्रीलंका में हम्बनटोटा
का निर्माण करना हो या पाकिस्तान में पोर्ट का निर्माण करना हो, तमाम जो चीजें हैं, या चाहे ईरान तक अगर चीन की उपस्थिति देखें, चाबहार पोर्ट के निर्माण में भी चीन की काफी बड़ी दखलंदाजी है। तो पूरा क्षेत्र जो है वो विदेशी ताकतों की एक अखाड़ा बना हुआ है। अमेरिका को भारत ने कभी इस क्षेत्र में पसंद नहीं किया, खासकर जो डियोगा गार्सिया में जो अमेरिका की उपस्थिति है, भारत की आंख के लिए वो हमेशा खटकता रहा है। पर बारे में ये आरोप लगा है, खासकर जो शेख हसीना जी है, उनके बेटे ने बोला है कि दरअसल ये अमेरिकन साजिश थे, तो इनकार तो नहीं किया जा सकता है। और यहाँ तक कि आपको अचंभा होगा कि तुर्की जैसा देश, वह भी दरअसल पाकिस्तान और बांग्लादेश से एक खास तरीके का गठजोड़ निर्माण करके भारत के इस क्षेत्र में जहाँ भारत का प्रभुत्व है, भारत को चुनौती देना चाहता है। अक्सर वह भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहा है। तो हमारे कूटनीतिज्ञों के लिए ये वाक़ई ये काफ़ी एक चुनौती भरा दौर है, जिसमें इस पूरे ही क्षेत्र को हमें विदेशी दखल से मुक्त करके, हमें अपनी सुरक्षा को एकदम ठीक करना है, क्योंकि अगर यहाँ विदेशी दखल रहेगा, तो इन देशों के माध्यम से भारत की जो स्वाभाविक गति है, और खासकर यहाँ पे जो सरकार में रहने वाले जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, उनको यह जो विदेशी ताकतें हैं, लगातार परेशान करती रहेगी और भारत की सुरक्षा चिंताएँ वो लगातार बनी रहेगी। तो ये वाक़ई एक चुनौती भरा दौर है और हमें जितने भी जिन-जिन देशों का मैंने उल्लेख किया है, उन सबको यहाँ से दूर हटा के इन सभी देशों को अपने प्रभाव में लाना होगा। मुझे लगता है कि तभी इस क्षेत्र का विकास हो पाएगा। सर, आईएसआई का जो इन्वॉल्वमेंट है, पिछले काफ़ी समय से हम लोग देखते आए हैं कि आईएसआई के ऑफ़िसर्स बांग्लादेश में जाते रहे हैं, वहाँ वहाँ बांग्लादेश के जो डिफेंस के टॉप ऑफ़िसर्स हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात होती रही है। तो आईएसआई की जो घुसपैठ है, वो पूरी है बांग्लादेश के अंदर और ये जो वर्तमान स्थितियाँ चल रही हैं, उसमें आईएसआई की साजिश को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसमें हमें बहुत अधिक अगर केवल आईएसआई है, तब तो अधिक चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। पर इसके पीछे जहाँ तक मेरा अंदाज़ है कि चीन का काफ़ी रुपया लगा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान जिसकी आंतरिक हालात अभी काफ़ी खराब है और वह अपने घरेलू मोर्चे पे अलग-अलग जगहों पे जूझ रहा है। बीएलए अपना जो समय-समय पे आंदोलन करती रहती है और अपना प्रभाव और अपनी ताकत सरकार को दिखाती रहती है। यही हाल जो टीटीपी क्या है, उसका भी है और सिंध तक में भी आंतरिक असंतोष है। तो पाकिस्तान अपने संसाधनों को खर्च करके तभी आ सकता है, जब उसको कोई एक्सटर्नल सपोर्ट मिले। जहाँ तक मेरा ध्यान है और जहाँ तक अगर हम चीन के अलग-अलग जो स्टेटमेंट और उनके कूटनीतिज्ञों के विचार और इन सब चीज़ों को अगर हम जोड़ने की कोशिश करें, तो हमें ये पता चलता है कि इस समय चीन भारत से सीधा-सीधा टकराने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको भारत के अभी स्टैंड को लेकर भ्रम है, क्योंकि वह यह सोचता है कि हो सकता है कि भविष्य में भारत एससीओ का एक एक्टिव सदस्य बने, ब्रिक्स में भी वह अपनी भूमिका निभाए और एक जो कॉमन करेंसी की बात हो रही है, उस पे भी चर्चा करे। और आपने देखा होगा कि जो पूरा सीपेक का जो प्रोग्राम है, वो भी भारतीय सीमा के पास से गुजर रहा है और भारत की ज़मीन से होकर गुजर रहा है, खासकर जो पाक ऑक्युपाइड जो जेके हैं, तो वहाँ से ये पूरा प्रोजेक्ट गुजरने का भी एक रीज़न है और इसके पीछे कहीं न कहीं ये है कि अगर भारत से रिश्ते अगर चीन के बेहतर बनेंगे, तो हो सकता है कि वो सब लोग मिलके काम करें, पर भारत के लिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत का उस खेमे में जाने का मतलब है अपने आर्थिक हितों को तिजांजलि दे देना। भारत का एक बहुत बड़ा व्यापार हम पश्चिमी दुनिया से करते हैं, जिसमें अमेरिका और यूरोप हैं और खाली उतना ही नहीं, गल्फ के बहुत सारे देश हैं जो अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं और जैसे कि उसमें इज़राइल तो सबसे पहले है ही, क्योंकि अगर अमेरिका से रिश्ते बिगड़ना या इज़राइल से रिश्ते बिगड़ना, वो दोनों एक ही बात है, क्योंकि वो एक ही दल के सदस्य हैं। पर उसके साथ-साथ अगर अमेरिका से रिश्ते सहज नहीं होते हैं, तो भारत के रिश्ते सऊदी अरेबिया, ओमान या जहाँ-जहाँ अमेरिका का प्रभाव है, वहाँ-वहाँ भारत के हितों को नुकसान पहुँचेगा। अभी आज की हालत में अमेरिका उस स्थिति में हैं। वो भविष्य क्या है वो अलग है और आज भी जो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, वो चीन से लगभग दुगनी है। तो अमेरिका की ताकत को हम नकार नहीं सकते हैं और ऐसे में जब तक हम हमारी आर्थिक सुरक्षा और हम अपने आंतरिक तौर पे हम मजबूत नहीं हो जाते हैं, खासकर आर्थिक तौर पर, तब तक मुझे लगता है कि भारत ना तो उस पश्चिमी खेमे को छोड़ सकता है
न इस साम्यवादी जो पूर्व साम्यवादी खेमा था उससे उस तरीके से जुड़ सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं। आईएसआई से हमें डर नहीं है, क्योंकि जितना आईएसआई हो सकता है कि उसकी एक्टिवनेस इन दिनों में काफी बढ़ गई हो, पर ऐसा नहीं है कि हमारी जो रॉ है, रॉ को पहले हम मजाक में रॉ यानी कि कमजोर या कच्चा बोलते थे, तो वैसी अब वो रही नहीं है जैसा कि हम मजाक में बोलते थे। अब वो रॉ भी, उसकी भी उपस्थिति है अपनी, और ये है, ये तो चलता रहता है क्योंकि शह और मात का खेल कूटनीति में चलता है। तो आईएसआई की उपस्थिति रहेगी, हमें केवल यह ध्यान रखना है कि हमें आगे की अपनी नीतियों को कैसे बनाना है। देखिए, आदित्य वहाँ साहब। चुनाव का ऐलान हो गया है, फरवरी में चुनाव होने हैं और जो बड़ी पार्टियाँ हैं, अवामी लीग है, बीएनपी है, जमात-ए-इस्लामी है, तो ये जो एनसीपी है, इन सभी पार्टियों में अगर देखें तो अवामी लीग को तो इलेक्शन से बिल्कुल बाहर कर दिया है, उसका रजिस्ट्रेशन तक रद्द कर दिया। नेता उसके सामने आ नहीं रहे, उन पर एक अलग तरीके का अत्याचार हो रहा है। अब रह जाती है आपकी बीएनपी, एनसीपी और जमात-ए-इस्लामी। जमात-ए-इस्लामी की बात है, आईएसआई उसको सपोर्ट करता है। एनसीपी उसको आईएसआई सपोर्ट कर रहा है। बीएनपी है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप देखिए तो कुल जमा तस्वीर ये नज़र आती है कि जो बांग्लादेश में इलेक्शन होंगे और इलेक्शन में जिस तरीके से बैकडोर से आईएसआई सपोर्ट कर रहा है, तो बांग्लादेश की सूरत भी वही बनने जा रही है जो एक कट्टरपंथी पाकिस्तान की तस्वीर है। तो आपको नहीं लग रहा कि भारत के पड़ोस में एक और जो खतरा पाकिस्तान है, उसी तरीके का एक कट्टरपंथी मुल्क एक और फिर से खड़ा हुआ जा रहा है? जी बिल्कुल आदित्य साहब, देखिए कूटनीति और राजनीति में न तो कोई स्थायी शत्रु होता है, न कोई स्थायी दुश्मन होता है। पर बांग्लादेश के वैसा कट्टरपंथी बनने की उम्मीद बहुत कम है, जैसा कि पाकिस्तान के लिए आंशिक तौर पे कहा जा सकता है, या कि जो हमें अफगानिस्तान में देखने को मिला था। तो वैसा कट्टरपंथ अब वहां दोनों ही देशों में कट्टरपंथ धीरे धीरे कम हो रहा है, और बांग्लादेश में उदय होगा इसका, इसकी संभावना अभी फिलहाल तो कम लग रही है। नहीं, इसका अगर कारण वहाँ ये है, जमात-ए-इस्लामी माफ़ कीजिएगा बीच में जी, रोक रहा हूँ सर, कि बिल्कुल, जमात-ए-इस्लामी बिल्कुल। वहाँ कह रही है कि वहाँ शरिया कानून लागू होना चाहिए और अगर मान लीजिए मैं कि बता ये इलेक्शन के बाद अगर ये पार्टियाँ जीत के आ जाती हैं, तो फिर वहाँ का सूरत-ए-हाल क्या होगा? ये फिर संविधान से बताता हूँ कि चलेंगे या बिल्कुल शरिया से यह चलेंगे? अभी जो जनरल जो इम्प्रेशन है या पर्सपेक्टिव है वो ये है कि बांग्लादेश कट्टरपंथी हो सकता है, पर ये नहीं होगा, इसके कुछ खास मजबूत कारण हैं। पहला ये है कि ये बात सच है कि जो जमाते इस्लामी है वो अभी जो यूनुस साहब है उन पे काफी हावी है। यूनुस साहब के बारे में वो पुराने वामपंथी रहे हैं, पर अगर अभी उनके व्यवहार को देखा जाए तो कोई कट्टरपंथी ही ऐसी कर सकता है हरकतें, जो तमाम उन्होंने जो खासकर जो चीजें की है, और जो खासकर जो प्रतिक्रियावादी, और जो खासकर जो धर्म से जुड़ी हुई जो धार्मिक प्रतिक्रियावादी जो ताकतें हैं उनका जो उन्होंने प्रश्रय लिया है। पर उनकी मजबूरी देखिए, मजबूरी ये है कि उनका वहां जनता में तो किसी भी प्रकार का कोई इस तरीके का पॉपुलैरिटी है नहीं, तो जो जनता से जो समर्थन मिलना चाहिए वह तो है नहीं, क्योंकि वह जनता के लीडर नहीं है। ऐसे में जो कुछ जो ताकतें बचती थी वह जमाते इस्लामी और वही थी, और इन ताकतों को कहीं ना कहीं विदेश से, जब विदेश कर रहा हूं तो दरअसल पाकिस्तान के जरिए और भी विदेशी ताकतें उसमें शामिल हो जाती है, तो वो है उनका प्रभुत्व रहा है। पर बांग्लादेश की जनता के बारे में देखिए, वो ऐसी जनता नहीं है, ये तो वो जनता है जिसके राष्ट्रगीत को भी किसी हिंदू व्यक्ति ने लिखा था। तो ये तमाम चीजें हैं जो बांग्लादेश की जनता के बारे में नहीं कहा जा सकता है। दूसरी बात ये कि 2000 जो 14 के इलेक्शन में जो अवामी लीग ने, और जब दो विपक्षी पार्टियां थी, बीएनपी थी और अवामी लीग थी, तो बीएनपी ने बाद में इलेक्शन का बाइकॉट किया था, और जिस तरीके से, जिस अलोकतांत्रिक तरीके से उसको इलेक्शन से बाहर किया, बावजूद उसके बीएनपी ने थोड़े दिनों पहले यह स्टेटमेंट जारी किया था कि दरअसल अवामी लीग को भी इलेक्शन में शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि बाद में उसने इस बारे में बोलना बिल्कुल ही बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि अभी तो खुद की स्थिति ही मजबूत नहीं है, क्योंकि उनके जो बेटे हैं खालिदा जिया के, उनपे भी बहुत सारे करप्शन के केस वगैरह लगे हुए हैं, तो उसे यह ठीक नहीं लगा कि अभी उसे और ज्यादा बोलना चाहिए। पर इन दोनों ही दलों का काफी बांग्लादेश में प्रभाव है, और अभी की स्थिति में ये लग रहा है कि बीएनपी इलेक्शन जीत जाए।
अगर बीएनपी इलेक्शन जीतती है, तो ये भारत के लिए ठीक ही होगा। भले ही उसे प्रो पाकिस्तान माना जाता रहा है, पर बीएनपी के दौर में भी भारत और बांग्लादेश के संबंध सहज ही रहे हैं। तो वह जमात के या अन्य कट्टरपंथी पार्टियों के आने से तो वो हमेशा बेहतर ही रहेगा। इसलिए अभी ज़रूरी ये है कि इलेक्शन हो और एक लोकतांत्रिक सरकार बने, क्योंकि अगर लोकतांत्रिक सरकार नहीं बनेगी, तो फिर जो कट्टरपंथियों का खेल है, वो जारी रहेगा। इसलिए भारत हमेशा से ये चाहता है कि जल्दी से जहाँ जल्दी वहाँ लोकप्रिय सरकार बने और बांग्लादेश की जनता जो है, वो वैसी कट्टर नहीं है, जैसा कि हम जब सुदूर उत्तर की तरफ जाते हैं, अफ़गानिस्तान की तरफ, तो वैसा कट्टरपंथ आपको बांग्लादेश में देखने को नहीं मिलेगा। तो स्थितियाँ बदलेगी, कोई भी स्थिति ऐसी नहीं रहती अगर हम आज से अ, 5 साल पहले अगर या 1 दशक पहले हम भारत और बांग्लादेश के संबंधों को अगर हम आकलन करें, तो सब कुछ ठीक ही तो था। तो ऐसा थोड़ी है कि केवल कुछ ही वर्षों में पूरी की पूरी बांग्लादेश की जनता जो है वो कट्टरपंथी बन जाएगी। अभी शासन सँभालने वाले लोग वैसे हैं, पर उम्मीद की जानी चाहिए कि जब भी वहाँ की जनता की सुनी जाएगी, तो वह भारत के खिलाफ उतनी नहीं जाएगी, क्योंकि अभी जो भी प्रदर्शन या जो भी हो रहे हैं भारत के खिलाफ, वो एक तरीके से आयोजित है और जब उन लोगों का भंडाफोड़ हो जाएगा, तब उन्हें इसकी वास्तविकता पता चलेगी। क्योंकि इतने पूरे समुद्र को पार करके जो पाकिस्तान बैठा हुआ है, वो खासकर बांग्लादेश के आर्थिक हितों को वैसे पूर्ति नहीं कर सकता है, जितना कि भारत क्योंकि उसका सीधा-सीधा पड़ोसी है। उसकी पूरी आर्थिक उन्नति से लेके सब कुछ भारत पर निर्भर है। इसलिए पाकिस्तान के साथ जाने में बांग्लादेश को कभी फ़ायदा नहीं होगा। ये बांग्लादेश को समझना होगा और बांग्लादेश के जो बुद्धिमान लोग हैं, वो इस बात को समझते भी हैं। तो ये खेल है थोड़ा थोड़े दिन का है, जिसका मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही तिलिस्म टूटेगा, तो वास्तविकता नज़र आएगी और भारत और बांग्लादेश के संबंध सहज होंगे। भारत के कूटनीतिज्ञ अभी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। आदित्य लेकिन साहब। सर ये एक चिंता का विषय तो है ही कि जिस तरीके से अभी वहाँ एंटी इंडिया माहौल बनाया जा रहा है। ये पूरे प्रायोजित कार्यक्रम चल रहे हैं, जिस तरीके की हिंसा या जो तस्वीरें वहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं, वो सब कुछ प्रायोजित कार्यक्रम है। और उन तस्वीरों में भारत के खिलाफ नारेबाज़ी करना, भारत के खिलाफ बयानबाज़ी करना और इन सब परिस्थितियों के लिए भारत को ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है। तो ये भारत के लिए तो एक चिंता का विषय है ही। अब फ़ॉरेन अफ़ेयर्स एक्सपर्ट होने के नाते उस एक्सपीरियंस के बिहाफ़ पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसी सूरत-ए-हाल में भारत आगे आने वाले समय में किस तरीके के कदम उठाएगा? इन घटनाक्रमों पर क्या प्रतिक्रिया देगा? या क्या रहनी चाहिए देखिए जी, आपके लिहाज़ आदित्य से? साहब देखिए 2 चीज़ें हो सकती है अगर हम 2 चीज़ें करें कि भारत सीधा-सीधा दखल-अंदाज़ी करें और बिल्कुल ही बांग्लादेश को अपने प्रभुत्व में लाएँ। भारत ऐसा कर सकता है, भारत में वह ताकत है, पर ऐसा करके हासिल क्या होगा? पूरी बांग्लादेश की जनता को आप भारत विरोधी बना देंगे। ये हमारे यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए भारत ये कह रहा है कि ये बांग्लादेश की आंतरिक समस्या है, वह उससे खुद निपटे, भारत की जहाँ ज़रूरत होगी, भारत तैयार है। क्योंकि भारत ऐसा कोई संदेश देना नहीं चाहता कि भारत जो है, वह बांग्लादेश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। अगर ऐसा करेगा भारत, तो भारत के प्रति जो सहानुभूति रखने वाले जो लोग हैं, वो भी भारत से दूर छिटक जाएँगे। इसलिए भारत कुछ नहीं करेगा। जहाँ तक भारत विरोधी भावनाओं की बात है, तो वह ऐसा कौन-सा पड़ोसी देश है जहाँ भारत विरोधी भावनाएँ नहीं हैं? क्या मालदीव में नहीं थी? श्रीलंका में भी भारत विरोधी भावनाएँ भड़कती रहती है। नेपाल में हम कई बार सुन चुके हैं। तो तमाम जहाँ जो छोटे देश होते हैं, उनमें एक खास तरीके का भय का वातावरण होता ही है। पर ऐसे में भय के वातावरण को और ज़्यादा भयभीत करने की जगह उसको शांत करने की ज़रूरत होती है कि भारत से डरने की ज़रूरत नहीं है। भारत आपके विकास में आपका सहायक है। तभी मुझे लगता है कि इसका सबसे बेहतर तरीका यही हो सकता है। सीधे-सीधे दखल-अंदाज़ी करने से हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। और वैसे भी भारत को अभी एक लंबी दौड़ तय करनी है, खासकर आर्थिक क्षेत्र में। हमें अपने यहाँ रोज़गार के अवसर बहुत पैदा करने हैं, आंतरिक सुधारों को मजबूत करना है, ताकि भारत में विकास की रफ्तार बन पड़े। आदित्य साहब। जी, अरविंद सिंह जी आपने इस पूरे मसले पर बहुत बारीकी से चीज़ों को समझाया, आपने समय दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स। थैंक यू।